हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके अपने चैनल वीएन क्रिएशन पे। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड है, राजस्थान के जीके से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो राजस्थान रीट हो या राजस्थान पटवारी हो या फिर राजस्थान के एलडीसी हो या फिर आरएस हो या आरपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स हो, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जरूर ध्यान से वीडियो को देखें। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें हम क्वेश्चन सब। ये तो हमें पता ही है कि हमारे क्वेश्चन किस किस से रिलेटेड है, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। हमने मल्टीपल मल्टीपल पार्ट्स को शामिल किया है। एक सब्जेक्ट से नहीं रिलेटेड होके पांचों चारों पार्ट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करें हम क्वेश्चन। सब लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो आज का हमारा पहला, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? मंदिरों के नाम दिए हुए हैं और ये बताना है कि कौन सा सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। ऑप्शन है हमारे इसमें कि राजस्थान का रणकपुर का जो पार्श्वनाथ मंदिर है वो सबसे पुराना है, या फिर नाथद्वारा का श्रीनाथ मंदिर है, या फिर उदयपुर का जगदीश मंदिर है, या सीकर का हंसनाथ जी का मंदिर है। कौन सा मंदिर है जो सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? बताओ स्टूडेंट्स, कौन सा आंसर होगा हमारा इसमें? तो जो सीकर का हंसनाथ जी का मंदिर है वो सबसे पुराना मंदिर है। तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है? डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सबने डी आंसर किया है? नोटबुक में राइट करते जाइए। तो हमारे इसी क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं? 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि एक तो हमें ये पूछ लिया जाए कि पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ है? रणकपुर में। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ? नाथद्वारा में। जगदीश मंदिर कहाँ? उदयपुर में। इसके साथ साथ हमें इनका निर्माण कार्य कब कब हुआ वो याद रखना पड़ेगा। तो हम हमारा ये ऑप्शन है कि सीकर का हंसनाथ जी का मंदिर का निर्माण किस समय हुआ और किसने करवाया? तो ये 973 ईस्वी में काम पूरा हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? विग्रहराज चौहान के समय में सीकर के हंसनाथ जी मंदिर का निर्माण हुआ था। और कब पूरा हुआ था? 973 ईस्वी में पूरा हुआ था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जयपुर में स्थित इस लाट का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में स्थित, अब ये पूछ लिया जाए इसमें आपको कि इसरलाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन में ही कंप्लीट हो रहा है कि जयपुर स्थित है। ऑप्शन देखते हैं कि किसने करवाया था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें दिया हुआ है कि जय सिंह ने करवाया था। जब अपन ऑप्शन देखते हुए हमारे दिमाग में आ सकता है कि जय सिंह कहाँ से रिलेटेड थे? जयपुर से रिलेटेड थे, हो सकता है जयपुर हो। लेकिन ईश्वरी सिंह ये भी जयपुर से रिलेटेड थे। महाराणा प्रताप जयपुर से नहीं थे, तो ये सी ऑप्शन तो हमारा यही रॉन्ग हो जाता है। और डी क्या था? मान सिंह जो भी क्या थे, जयपुर से रिलेटेड थे। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ई4 इसरलाट, ई4 ईश्वरी सिंह। तो जयपुर स्थित इस इसरलाट का निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था। जिन्होंने बी आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं कि इसरलाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपसे ये पूछा जाए कि इसरलाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? सर गासुली के नाम से जाना जाता है। और निर्माता कौन थे? ईश्वरी सिंह थे। ईश्वरी सिंह ने इसमें किसने बनाया था? अपनी विजय स्मारक के रूप में बनाया था। इसरलाट बनाया था वो किस लिए बनाया था? अपनी विजय स्मारक के रूप में बनाया था। कब बनवाया था? 1749 इसमें। और इसमें 7 खंड बनाए थे इन्होंने। 7 खंड बनाए थे, पहला खंड, सेकंड खंड, ऐसे 7 खंड बनाए और किस रूप में बनाया? अपने विजय स्मारक के रूप में बनाया था। तो स्टूडेंट, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है हमारा अधर देवी। अब जब भी देवियों के क्वेश्चन पढ़े तो एक नाम नहीं याद करें, जितने भी उनके नाम दिए हुए सब याद करें। क्योंकि ये नहीं है जो आपने पढ़ा वही आए, अन्य नाम भी आ सकता है। जैसे अधर देवी है, उसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो जरूर नहीं है कि अधर देवी पूछा जाए। तो अन्य नाम क्या है? अधर देवी, अबूदा देवी और अंबिका देवी। तो हमें तीनों नाम याद करने हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आते हुए भी हम एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं, हमारा रोंग हो जाता है। फिर सोचते हैं कि हमने ये तो पढ़ा था, हमारा रोंग कैसे हुआ? तो आप बेटा आप उसको कंप्लीट नहीं पढ़ते हो। जो भी टॉपिक पढ़ो आप उसको कंप्लीट करो। ये नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। आपने अगर 2 टॉपिक भी पढ़े हैं तो वो आपके कवर होने चाहिए, कि आपको इतना तो आता है, इसमें कुछ भी आ गया तो आप एग्जाम में छोड़ोगे नहीं। तो अधर देवी को किस नाम से जाना जाता है? अबूदा देवी और अंबिका देवी के नाम से जाना जाता है। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि कहाँ स्थित है। तो हमारे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? माउंट आबू सिरोही में। सेकंड ऑप्शन हमारा दिया हुआ सांबर में। सी ऑप्शन दिया हुआ चित्तौड़गढ़ में। और डी ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ? बांसवाड़ा में। तो हमने पहले बांसवाड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन सेशन में पढ़ चुके हैं, तो ये तो आपको आना चाहिए कि क्या हुआ था।
क्या पढ़ा था हमने? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। तो हमारे जैसे जैसे हम सेशन पढ़ेंगे तो पीछे के भी रिपीट करते जाएंगे तो हम क्या भूलेंगे नहीं। तो त्रिपुरा सुंदरी का क्या स्थित है? बांसवाड़ा में। एक इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था इसमें कि बांसवाड़ा के अलावा ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि इनके जो नाम थे वो भी आ सकते हैं कि कहाँ थे, तो माताबाड़ी में था। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी क्या पढ़ा, अधर देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है वो क्या है? माउंट आबू है। माउंट आबू का नाम माउंट आबू कैसे पड़ा? जैसे अधर देवी है उसका नाम क्या? अबूता। तो अबूता का अभ्रंश क्या होता है? आबू होता है। इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? माउंट आबू पड़ा था। इसके अलावा देश में टोटल शक्तिपीठ कितने हैं? मैम ये शक्तिपीठ बीच में कहाँ से आ गया? बेटा ये भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। कितने शक्तिपीठ है? 52 है, जिसमें जो अपना अधर देवी है वो छठे नंबर पे है शक्तिपीठ। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहो वाली देवी के नाम से विख्यात है। ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा। कौन विख्यात है? करणी माता है वो चूहो वाली देवी के नाम से विख्यात है। करणी माता जो है चूहो वाली देवी के नाम से विख्यात है। अब ये तो पढ़ लिया, पर अपने को ये पता होना चाहिए कि करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर की देशनोक में करणी माता का मंदिर स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है? चूहो वाली देवी कहा जाता है। स्टूडेंट्स समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये क्वेश्चन तो सब, इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको आता होगा। ये क्वेश्चन हम हमारे फोर्थ सेशन जो हुए हैं उनमें बहुत बार पढ़ चुके हैं। जो हमने पहले सेशन किया उनमें बहुत बार पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। जिन्होंने भी रोंग किया है वो उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा, ये समझ लेना अपने आप ही, मुझे कहने की जरूरत नहीं है ये चीज। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। अब ये भी हमने पढ़ा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में? राजस्थान के राजसमंद जिले में। ओके स्टूडेंट्स, जिन्होंने सी आंसर किया उनका आंसर क्या करेक्ट है, और ये भी समझना है उनको कि उन्होंने जो भी सेशन पढ़े हैं वो बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़े हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है। ऑप्शन देखिए कि पंडित नैनूराम शर्मा ने किया है, या फिर जादू सीताराम दास ने, या विजय सिंह पथिक ने, या फिर रामनारायण चौधरी ने। तो किसने किया है बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व? पंडित नैनूराम शर्मा ने किया है। अब ऑप्शन में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, वो क्या? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने 2 समाचार पत्र संपादित किए थे। हमने पहले विजय सिंह पथिक के बारे में डिटेल पढ़ी है, पर अपने एक डिटेल छोड़ दी थी। वो क्या है कि विजय सिंह पथिक के द्वारा 2 समाचार पत्र संपादित किए गए थे, जो जिनका बिजोलिया किसान आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वो कौन से थे? राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान। क्वेश्चन आता है कि नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किए गए? तो कौन थे? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? पढ़ा हमने पहले। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? भूप सिंह है। ओके, तो हमने पढ़ा कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नैनूराम शर्मा ने। ओके स्टूडेंट, अब ये पूछा जाए कि किसानों के द्वारा ये आंदोलन किस लिए किया गया। अब कोई रीजन होता है तभी तो हम आंदोलन करते हैं, वरना क्या जरूरत होती है हमें। तो किस लिए किया? उनपे बेगार और लगान लगाया, उसका विरोध करने के लिए किसानों के द्वारा ये आंदोलन किया गया। और 1922 में ये आंदोलन उनके द्वारा किया गया, और ये आंदोलन 17 वर्ष तक चला था। बहुत लंबा पीरियड होता है, ये आंदोलन किसानों के द्वारा किया गया था। इसके अलावा एक इसमें एक बूंदी किसान आंदोलन से रिलेटेड एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, वो क्या है? नानक जी भील है, जिनका बहुत ही योगदान रहा था इसमें, और वो इस आंदोलन में शहीद भी हुए थे। और इन्हें राजस्थान का प्रमुख शहीद भी बोला जाता है। नानक जी भील को क्या बोला जाता है? राजस्थान का प्रमुख शहीद भी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखना है कि नानक जी भील किस आंदोलन से संबंधित है? बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? एक तो हमारा क्वेश्चन में ही हो रहा है कि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? सेठ जमनालाल बजाज। और अध्यक्ष कब बने थे? तो जयपुर के अध्यक्ष कब बने थे जमनालाल बजाज? 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष तो जमनालाल बजाज बने, पर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? कपूर चंद पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्ष कौन था और स्थापना किसने की थी।
इसके अलावा कब की थी, अध्यक्ष कब बने थे और कब की थी, तो कब कब बने अध्यक्ष, 1938 में। नेक्स्ट और 8वां क्वेश्चन हमारा है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे 1987 में हुई थी या फिर 1936 में हुई, सी ऑप्शन दिया 1947 में, और डी ऑप्शन हमारा 2004 में। बताओ बच्चों क्या आंसर होगा इसका, कौन। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में। अब कई बार क्या होता है कि इसमें डेट भी दिया जाता है और महीना भी दिया जाता है, डेट और मंथ दिए जाते हैं तो उसमें कंफ्यूजन में आते हैं, तो डेट भी हमें ध्यान रखनी है। डेट क्या है, 4 अक्टूबर 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। प्रजामंडल से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान में नहीं होकर बाहर हुई थी, तो वो कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान में नहीं होकर बाहर हुई थी, कौन सा प्रजामंडल है, वो बीकानेर प्रजामंडल है। और कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। जिन्होंने बी आंसर किया उनका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानजी और ठाकरे पटेल का संबंध है। हमने पहले पढ़ा था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि उनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है, जैसे हमने नानक जी का पढ़ा था, किससे थे, बूंदी से। ऐसे ये आ गया कि नानजी और ठाकरे पटेल का संबंध है, तो किससे संबंध है, बिजोलिया किसान आंदोलन से या फिर बूंदी किसान आंदोलन से। सी ऑप्शन है बेगू किसान आंदोलन से एंड डी ऑप्शन है अलवर किसान आंदोलन से। तो नानजी और ठाकरे पटेल का संबंध कौन से किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से, जो राजस्थान का क्या था, प्रथम किसान आंदोलन था, अहिंसात्मक आंदोलन भी था ये। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, या फिर जानना है नानक जी और ठाकरे पटेल कौन थे, कैसे रिलेटेड थे किसान आंदोलन से। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या एक आंदोलन हुआ था 1897 में, जो कहाँ हुआ था, गिरधरपुर गांव में हुआ था। तब क्या क्या था, नानजी और ठाकरे पटेल के द्वारा उदयपुर के महाराणा प्रताप को इसकी जानकारी दी गई थी कि हमारे यहाँ ये आंदोलन हो रहा है। तो नानजी और ठाकरे पटेल कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो हमारा आंसर क्या है, ए आंसर, जो क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से प्रथम बार जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। मैंने बताया आपको क्या पूछा गया था, अध्यक्ष कौन किसे बनाया गया था, जमनालाल बजाज को, और प्रजामंडल के संस्थापक किसे बताया था, कपूरचंद पाटनी को। तो सबका ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो क्या होगा हमारा आंसर इसका, सी कपूरचंद पाटनी। ओके स्टूडेंट्स, अन्ना सागर कहाँ स्थित है, अन्ना सागर कहाँ स्थित है, ऑप्शन देखते हैं। अन्ना सागर एक तो क्या है, झील है, ये हमें याद रखना है, अन्ना सागर किसी का नाम नहीं है, ये नहीं है। और ऐसे ही अन्ना सागर के नाम पर ये इसका ऑप्शन है, क्या है, अन्ना सागर अजमेर में स्थित है। और ये एक कृत्रिम झील है, राजस्थान की जो कृत्रिम झील है उनमें अन्ना सागर भी क्या है, एक कृत्रिम झील है। अब आपसे पूछा जाए कि अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो पृथ्वीराज चौहान के पिता अर्नोराज या अनाजी चौहान के द्वारा अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। ओके स्टूडेंट्स, जिन्होंने बी के आंसर किया उनका आंसर क्या, करेक्ट आंसर है। अन्ना सागर झील अजमेर में स्थित है, और एक बात ये क्या है, एक कृत्रिम झील है, निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान के पिता अर्नोराज व अनाजी चौहान ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान राज्य पक्षी क्या है, गोडावन है। को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, बताया हुआ है मेरा पहले सेशन में ये क्वेश्चन, राजस्थान पशु आया था तब मैंने बताया था कि राजस्थान राज्य पक्षी को गोडाउन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था। ऑप्शन देखते हैं, देखते ही सबको आ जाना चाहिए ध्यान में कि क्या होगा आंसर इसका, कब घोषित किया, 1981 में घोषित किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क स्तर का कब बनाया गया, जो सरिस्का अभ्यारण्य है उसको राष्ट्रीय पार्क स्तर कब बनाया गया। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमारे ध्यान में आता है कि सरिस्का अभ्यारण्य रिलेटेड किससे है, तो किससे रिलेटेड है, ये बाघ से रिलेटेड है, और भारत का एक प्रसिद्ध अभ्यारण्यों में से एक है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, राजस्थान में, तो किस जिले में स्थित है, अलवर जिले में। ऑप्शन हम देखेंगे कि कब दिया गया, इसको कब बनाया गया, कब बनाया गया था, 1995 में इसे राष्ट्रीय पार्क, सॉरी स्टूडेंट्स, कब बनाया गया था, 1990 में इसे राष्ट्रीय पार्क स्तर बनाया गया था। इसके अलावा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पार्क स्तर तो इसे 1990 में बनाया गया था, लेकिन स्थापना कब हुई थी सरिस्का अभ्यारण्य की, तो कब हुई थी, 1955 में सरिस्का अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय पार्क कब बनाया गया था, 1990 में बनाया गया था।
आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कब बनाया गया था? 1990 में। और स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया? पढ़ चुके हैं हम। देखते हैं आंसर हमारा आ जाना चाहिए। कब किया गया? 1981 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल जो पार्क है वो जयपुर में स्थित है। जिन्होंने बी आंसर किया उनका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति को जब हम निर्वाचित करते हैं तो राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। ऐसी क्या वजह होती है जिसके कारण राष्ट्र मुख्यमंत्री जो होता है मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है? जो तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि वह प्रत्यक्ष ही नहीं होता है, विधानमंडल में उस सदन का सदस्य है, यदि वह कार्यवाहक रूप में मुख्यमंत्री है, नियुक्त मुख्यमंत्री है, या डी ऑप्शन हमारा इसमें दिया हुआ है कि उसे उसी राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष है। तो वो क्या होता है, जब कार्यवाहक के रूप में होता है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जिन्होंने सी किया उनका आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के परिधीय जिलों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में परिधीय जिलों की संख्या कितनी है? 25 है। राजस्थान में टोटल परिधीय जिलों की संख्या कितनी है? 25 है। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का नवीनतम संभाग भरतपुर कब बना? तो ये भी पूछा जा सकता है। ये तो हमें नवीनतम आते ही मतलब लास्ट में ये बना, तो लास्ट संभाग जो बना है वो कौन सा है? भरतपुर संभाग है। अब ये आ जाए कि टोटल कितने संभाग हैं। टोटल कितने संभाग हैं? अब तक टोटल कितने संभाग बन चुके हैं? तो अब तक टोटल 7 संभाग बन चुके हैं। अब तक टोटल कितने संभाग बन चुके हैं? 7 संभाग बन चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स। और संभाग की व्यवस्था शुरू कब हुई थी? 1949 में संभाग की व्यवस्था शुरू हुई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का नाम आते ही हमें आता है कि सुना हुआ तो है ये नाम। तो हीरालाल शास्त्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और इनका शासनकाल रहा था 1949 से 1951 तक इनका शासनकाल रहा था। ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान के जो भरतपुर संभाग था इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, क्योंकि भरतपुर संभाग यहाँ दिया, जयपुर संभाग भी आ सकता है। इसके अलावा भरतपुर संभाग जैसे दे दिया जाए कि कौन कौन से जिले आते हैं यहाँ, जैसे 2 या 3 है, यहाँ लिखा आ जाए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। दूसरे ऑप्शन में आ जाए जैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तीसरे ऑप्शन में आ जाए करौली, सवाई माधोपुर, पाली। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो भरतपुर संभाग में कौन से जिले आते हैं? एक भरतपुर आता है, सेकंड आता है धौलपुर, थर्ड आता है करौली एंड फोर्थ क्या आता है? सवाई माधोपुर होता है। दोबारा रिपीट करती हूँ आपको। फर्स्ट क्या आता है? भरतपुर, सेकंड आता है धौलपुर, थर्ड आता है करौली एंड फोर्थ क्या आता है? सवाई माधोपुर आता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। राजस्थान का नवीनतम संभाग भरतपुर कब बना? तो राजस्थान का नवीनतम संभाग कब बना था? 2005 में। अगर हमें शासनकाल पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो हमने पढ़ लिया तो पता चलेगा कब? 1949 में शुरू किया गया था, 2005 में लास्ट नवीनतम संभाग 7वां संभाग भरतपुर बनाया गया था। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के ध्वज में जो अंकित नहीं है वह है। ये क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की जो पुलिस एग्जाम होने वाली है राजस्थान पुलिस, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर के लिए भी है, लेकिन राजस्थान पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ढाल है जो अंकित नहीं है, या फिर तलवार है जो अंकित नहीं है, विजय स्तंभ है या सिंह स्तंभ है। तो क्या नहीं है जो अंकित नहीं है? वो क्या है? सिंह स्तंभ है, जो राजस्थान के पुलिस ध्वज में अंकित नहीं है। ये भी आपसे आ सकता है कि इसमें जैसे तलवार, विजय स्तंभ और ये दे दिए जाए, ढाल नहीं दें, तो ऑप्शन कहीं भी इससे पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान पुलिस ध्वज में क्या क्या अंकित है? ढाल है, तलवार है, विजय स्तंभ जो है इसमें अंकित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा ने न तो किसी राज्य से लगती है और न ही किसी देश से लगती है? तो ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा नहीं तो किसी राज्य से लगती है, नहीं देश से लगती है? ऑप्शन देखते हैं। 4 जिले हैं जिनकी सीमा नहीं तो किसी राज्य से लगती है, नहीं देश से, या फिर 5 जिले हैं जिनकी नहीं लगती, या फिर 6 है, या लास्ट डी ऑप्शन है। तो ऐसे 8 जिले हैं जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से लगती है, न ही देश से लगती है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसे जिले हैं उनका नाम क्या है?
4 जिले दे दिए जाएं उसके और एक अन्य नाम दे दिया जाए तो आपको उसमें बताना होता है कि कौन सा जिला है। तो जिले कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। नागौर, फर्स्ट नागौर, सेकंड जोधपुर, थर्ड पाली, फोर्थ अजमेर, फिफ्थ बूंदी, सिक्स राजसमंद, सेवंथ टोंक एंड 8th नंबर पे क्या आता है, दौसा। दोबारा बताती हूँ आपको, नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, बूंदी, राजसमंद, टोंक, दौसा ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से लगती है न ही किसी देश से लगती है। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं या फिर मैं बताऊं वो भी याद रख सकते हैं। ना जोधपुर पाली जाऊं, बूंदी में जाकर टोंक में देश बसाऊं। क्या बताया मैंने? ना जोधपुर पाली जाऊं, बूंदी में जाकर टोंक में देश बसाऊं। इस ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा यही कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच। आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, वेलकम।